हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 ऑफ ओआर, जो है डिसीजन थियरी। तो अभी तक जो है अपना एलपीपी ग्राफिकल मेथड से ये हो गया था और सिमुलेशन हो गया था, और ये अपना चैप्टर 3 है जो है डिसीजन थियरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो है एलपीपी ग्राफिकल मेथड और सिमुलेशन का जो वीडियो है वो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग विद डिसीजन थियरी का कंसेप्ट, मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो ये चैप्टर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, और ये डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसका सॉल्यूशन टफ नहीं है, लेकिन इसको जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। कि क्वेश्चन में क्लियर कट आपको पता नहीं चलेगा कि ये डिसीजन थियरी का क्वेश्चन है कि नहीं। आप लोग को यहाँ पे जो कंफ्यूजन आ सकता है वो ये है कि गेम थियरी का क्वेश्चन है कि डिसीजन थियरी का क्वेश्चन है। तो वैसा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने तो मेरे एंड से एकदम ज्यादा कोशिश किया है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाए कि वो डिसीजन थियरी का है, ताकि आप लोग जो है अपना एक फिक्स स्टेप और एक फिक्स मेथोडोलॉजी से ये क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वो कीवर्ड्स क्या क्या है करके, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ डिसीजन थियरी के बारे में, ये चैप्टर के बारे में, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैकल कर। तो जो कीवर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे टोटल 7 कीवर्ड्स लिखा है। और ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक्सक्लूसिव है, या मतलब सॉरी एग्जॉस्टिव है कि ये 7 में से कोई भी कीवर्ड आएगा तो आप लोग ये डिसीजन थियरी का है बोल सकते हो, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है वो आप लोग को दूसरे चैप्टर्स में भी आ सकता है। लेकिन अगर ये 7 में से कोई भी 2 या 3 रहेगा, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया होगा, तो आप लोग कह सकते हो कि ये डिसीजन थियरी का हो सकता है करके। तो वो क्या क्या है कीवर्ड वो देखते हैं। तो पहला जो कीवर्ड है वो है कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रैटर्जी लिखा होगा। तो स्ट्रैटर्जी लिखा होगा मतलब डिसीजन थियरी चैप्टर में से क्या अपने को फाइंड आउट करना है कि एक कंपनी है, उसको 2 या 3 स्ट्रैटर्जी में कंफ्यूजन है। तो उनके पास 2 स्ट्रैटर्जी रहेगा, तो S1 और S2। और इन दोनों जो स्ट्रैटर्जी है इसका करस्पॉन्डिंग आउटकम रहेगा जो रहेगा N1 N2। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं या फिर आउटकम बोल सकते हो। तो S1 S2 को जो है N1 N2 ऐसा आउटकम रहेगा। तो आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा स्ट्रैटर्जी जो है वो कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा करके। तो ये है डिसीजन थियरी का कंसेप्ट। तो इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हुआ, ये हुआ कि कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रैटर्जी, ये वर्ड होना चाहिए। अभी स्ट्रैटर्जी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, या फिर उसका जो एंड रिजल्ट वो क्या है, वो आउटकम है। तो सेकंड जो कीवर्ड है वो होगा आउटकम या फिर स्टेट्स ऑफ नेचर। यहां तक समझ में आया। अभी थर्ड कीवर्ड पे देखते हैं। तो थर्ड कीवर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू यानी कि देखो अभी ये एक स्ट्रैटर्जी लगाया S1, और उसका आउटपुट आया N1 करके, आउटकम आया N1 करके। तो ये स्ट्रैटर्जी S1 लगाने पे कुछ कॉस्ट इनकर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कुछ तो कॉस्ट लगा होगा, और जब आउटपुट निकला होगा तब कुछ तो उन लोग का जो है प्रॉफिट गेन हुआ होगा, या फिर प्रॉफिट या फिर एक सेलिंग प्राइस पकड़ लो। तो कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी ने, और उसके आउटपुट में कुछ तो सेलिंग प्राइस मिला होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हुआ मॉनिटरी वैल्यू। तो वो कंपनी को उतना फायदा हुआ। तो ये होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, कि आप लोगों ने स्ट्रैटर्जी 1 या स्ट्रैटर्जी 2 अप्लाई करने से क्या आपको प्रॉफिट हुआ करके। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे फोर्थ कीवर्ड जो है प्रोबेबिलिटी करके। अभी प्रोबेबिलिटी एक मस्ट नहीं है कि डिसीजन थियरी में हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आने का जरूरत नहीं है। अगर डिसीजन अंडर रिस्क ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, और डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी ले रहे हो तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जो है नहीं लगेगा। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी कीवर्ड है इस पे एक छोटा सा स्टार मार्क कर देंगे, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। हर बार प्रोबेबिलिटी दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी दिया होगा, कभी कभी नहीं दिया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 4 पॉइंट तक जो भी कीवर्ड्स है वो समझ में आए। अभी फिफ्थ कीवर्ड जो है वो देखते हैं, वो है डिमांड। ठीक है। जब आउटकम लिखा रहता है उसके साथ साथ कभी कभी होता है डिमांड दिया रहता है,
कि आप लोगों का स्ट्रैटर्जी S1 है, या फिर अगर समझ लो कि एक केक सेलिंग है, ठीक है, आपको केक बेचना है, तो केक का जो डिमांड है वो मार्केट में आप लोग चेक कर लोगे। तो कभी कभी जो है डिसीजन थियरी में आप लोग को डिमांड गिवन रहेगा, ना कि आउटकम गिवन रहेगा। तो ये हुआ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ जो कीवर्ड है वो है पे ऑफ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। पे ऑफ का एक टेबल बनता है जिसको पे ऑफ टेबल बोलते हैं, और वो पे ऑफ टेबल के अंदर जो S1 स्ट्रैटर्जी है, तो S1 स्ट्रैटर्जी के लिए जो आउटकम आएगा वो आएगा N1 N2 N3। तो S1 और N1 का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू दिया होगा। ये पे ऑफ टेबल के बारे में बता रहा हूं, तो इसको मैं पीटी लिख देता हूं कि ये पे ऑफ टेबल का कंसेप्ट बता रहा हूं। तो हर स्ट्रैटर्जी के लिए, S1 स्ट्रैटर्जी, S2 स्ट्रैटर्जी के लिए, ऐसे आप लोगों को एक टेबल में वैल्यू मिला होगा। तो वो वैल्यू में जो भी अंदर वो एलिमेंट है या फिर वो सेल का जो वैल्यू है, वो ये डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट मिला है करके। तो इसको बोलते हैं पे ऑफ टेबल। और पे ऑफ जो वर्ड है उसका ये मतलब रहता है कि कितना प्रॉफिट मिला और कितना लॉस मिला करके, ठीक है। तो अभी ये पे ऑफ टेबल में कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा, तो नेगेटिव वैल्यू यानी कि प्रॉफिट नहीं मिला, उल्टा उधर उनका नुकसान हो गया है, ठीक है। तो ये रहा 6 कीवर्ड। और लास्ट और 7th कीवर्ड जो है वो जो है क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होगा कि डिसीजन ढूंढना है करके, या फिर आप लोग को जो है ऑप्टिमम स्ट्रैटर्जी या बेस्ट डिसीजन फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया होगा तो भी आप लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डिसीजन थियरी चैप्टर में का है करके। तो मैं समझता हूँ कि जो कीवर्ड का जो क्वांटिटी हुआ है वो बहुत ज्यादा हो गया, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एज ए स्टूडेंट अपने को समझ में आने के लिए कि ये जो क्वेश्चन है वो डिसीजन थियरी है का है कि नहीं करके। तो ये हुआ बेसिक कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी अपन जो जाते हैं डिसीजन थियरी के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप का क्वेश्चन रहता है, या तो डिसीजन अंडर रिस्क, या तो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो डिसीजन अंडर रिस्क का ये मतलब होता है कि कंपनी ने ऐसा स्ट्रैटर्जी जो है पहले भी यूज किया था और इस साल फिर से यूज करना चाहती है, या तो वो उनके पास एक पास्ट डेटा है। तो डिसीजन अंडर रिस्क यानी कि पास्ट डेटा है उनके पास। तो पास्ट डेटा से उन लोग क्या निकाल सकते हैं, उन लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब मैंने ये 4th पॉइंट पे एक स्टार डाला था, तो मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी कभी गिवन रहता है, कभी कभी नहीं गिवन रहता है। तो जब डिसीजन अंडर रिस्क लेते हो तो हमेशा पास डेटा रहता है कंपनी के बारे में, कंपनी के पास। तो जब पास डेटा रहता है तब उन लोग के पास रहता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम जो है वो, तो ये N1 रहेगा। तो ये N1 का कुछ होगा कि 0.3% जो है उसका प्रोबेबिलिटी है कि ये आउटकम आने का जो चांसेस है वो 0.3% है करके। ये समझ में आया। अगर एक एग्जांपल देना चाहूंगा तो आप लोग एक सैमसंग का मोबाइल समझ लो। सैमसंग का एक फ्लैगशिप मोबाइल है S सीरीज का। तो जो सैमसंग है उसके पास दो स्ट्रैटर्जी है। या तो वो एक कर सकता है कि वो बिग बिलियन डेज यानी कि फ्लिपकार्ट में जा सकता है, या तो वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जा सकता है, ठीक है। तो उसके पास दो स्ट्रैटर्जी हुआ, एक तो हुआ वो बिग बिलियन डेज में जाएगा, और दूसरा जो होगा वो होगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जाने का। तो उनके पास दो ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्लिपकार्ट, एक हो जाएगा अमेजोन। अभी उनके पास सिर्फ S सीरीज का मॉडल है क्या? नहीं, उनके पास जो है 3 मॉडल है समझो। एक S सीरीज है जो उनका फ्लैगशिप है, और दूसरा जो है वो है A सीरीज जो हाई एंड होता है, और एक M सीरीज है करके। तो ये 3 उनका आउटकम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा N1 यानी कि फ्लैगशिप मोबाइल S सीरीज के लिए, N2 यानी कि A सीरीज का, और N3 यानी कि मिड रेंज वाला जो उनका मोबाइल रहता है वो। अभी आप लोग को पता है कि जब भी ऐसा बड़ा फेस्टिवल होता है लाइक बिग बिलियन डेज वगैरह, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो S सीरीज के पास जाएंगे। तो S सीरीज का जो आउटकम रहेगा वो 0.7 या 0.8 रहेगा।
क्योंकि जो मीडियम लेवल का जो मोबाइल है या मिड रेंज का जो मोबाइल है वो लोग तो कभी भी लेते हैं, वो कभी भी कोई जो है बिग बिलियन डेज या बड़ा सेल के लिए नहीं रुकते। तो अपने को पता है कि अगर स्ट्रैटर्जी 1 अप्लाई किया होगा तो N1 यानी कि जो फ्लैगशिप मोबाइल का जो सेल है उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 0.7 और ए सीरीज का प्रोबेबिलिटी रहेगा 0.2 और एन सीरीज का जो रहेगा प्रोबेबिलिटी रहेगा 0.1। और ये वैल्यू कैसे मिला? ये उन लोग को जो है पास्ट डेटा से मिला है करके, बरोबर। तो ये हुआ डिसीजन अंडर रिस्क। ठीक है, ये जो वैल्यू लिया ये मतलब मेरा खुद का दिया हुआ वैल्यू है और ये मतलब जो भी है रियल टाइम से कुछ उनका ये नहीं है। तो ये हुआ डिसीजन अंडर रिस्क। अभी जो दूसरा है वो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी है करके। तो इसमें एक कंपनी नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहता है, बरोबर। तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो अभी ये जो केक का एग्जांपल है ये ही समझ लो। तो मॉन्जिनीस एक कंपनी है, तो उन लोग को एक नया केक है वो लेके आने का है। तो उनके पास दो केक का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर एक ही केक रहेगा तो कुछ डिसीजन लेने का जरूरत ही नहीं है, उन लोग उसी को लॉन्च करेंगे। तो उनके पास दो केक है और उन लोग ये समझना चाहते हैं कि मुंबई के डेमोग्राफिक्स में कौन सा केक जो है ज्यादा बिकेगा करके। तो उनके पास दो केक है, एक है ए केक और दूसरा है बी केक। तो इन दोनों में उनके पास पास डेटा तो कुछ नहीं रहेगा, पास डेटा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन उन लोग को जो है प्रॉफिट कितना मिलेगा वो पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें आप लोग प्रॉफिट वैल्यू निकालते हो। अभी मतलब एक यहाँ पे जो आउटकम रहेगा वो ऐसा पकड़ते कि 10 केक बेचा, 20 केक बेचा और 30 केक बेचा। ठीक है, तो 10 केक्स का सेलिंग हुआ या 20 केक का जो सेलिंग हुआ या 30 केक का सेलिंग हुआ, ऐसा तीन कंसेप्ट है। तो उसमें कितना कितना प्रॉफिट मॉन्जिनिस को मिलेगा ये वैल्यू इधर लिख सकते हैं। देखो ये कभी भी लीनियर नहीं होगा। लाइक आप लोग सोचोगे कि 10 केक को बेचा 10 रुपया प्रॉफिट मिला तो 20 केक को 20 रुपए मिलना चाहिए, ऐसा होता नहीं। जब बल्क में लेते हैं तो प्रॉफिट जो है थोड़ा चेंज होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बरोबर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेस्ट डिसीजन जो है क्या है करके मॉन्जिनिस कंपनी के लिए। तो ये हुआ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, जहां पे एक कंपनी को नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में और चार सब टॉपिक है। जो है पहला है पेसिमिस्टिक अप्रोच, दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, तीसरा है हर्विक्स अल्फा क्राइटेरिया और चौथा है लाप्लास क्राइटेरिया। तो ये चार मेथोडोलॉजी है। ये चार में से आप लोग जो है एक या पूरा चारों यूज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट आया है वो बेस्ट है कि नहीं। यानी कि जो स्ट्रैटर्जी है, ए प्रोडक्ट बेचना है या बी प्रोडक्ट बेचना है, वो फाइंड आउट कर सकते। तो ये रहा आप लोगों का जो डिसीजन थियरी चैप्टर का पूरा जो थियरी है या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज। अभी अपन डाइव इन करते हैं क्वेश्चंस पे और टैकल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वैल्यू निकालना है करके। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो टैकल कर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन जो है अंडर रिस्क का लिया है, डिसीजन अंडर रिस्क, और डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का लिए जो है एक क्वेश्चन लिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ये चैप्टर का रहेगा वो 3 रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में बनाए या दो अलग अलग वीडियो में बनाए। तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो डिसीजन अंडर रिस्क के लिए रहेगा और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी के लिए। तो जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है करके। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉफिट टेबल अलोंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच स्टेट। तो ये टेबल की बात कर रहे हो लोग। तो यहाँ पे जो है आप लोग को स्ट्रैटर्जी दिख रहा है और यहाँ पे स्टेट्स दिख रहा है। स्टेट्स या फिर आउटकम बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स दिख रहा है तो पहला चीज आपको ये याद करना है कि ये जो है क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अंडर सर्टेनिटी नहीं या अंडर रिस्क करके। तो ये DMUR ऐसा एब्रीवेशन दिया हूं मैं। तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का क्वेश्चन है करके, ये समझ में आया। अभी पहला जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो वो पूछा है कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फॉर ईच स्ट्रैटर्जी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू
तो मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू यानी कि जो प्रॉफिट मिला है हर स्ट्रेटजी से क्या है वो ढूंढने का है। तो अभी जो स्ट्रेटजी S1 है इस पे N1 आउटकम जो है उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट है ऐसा समझते हैं। N2 आउटकम को जो है 18 रुपीज का स्ट्रेटजी है, 18 रुपीज का प्रॉफिट है। और N3 आउटकम को जो है -9 का प्रॉफिट है यानी कि 9 रुपीज का जो है लॉस है। ये बताते हुए अपने को लेकिन एक एक्स्ट्रा इधर डेटा है जो है प्रोबेबिलिटी। तो N1 होने का 100 में से जो है 30% चांस ही है, 0.3 लिखा ना, तो 100 में से जो है 30 बार ही जो N1 हो जाएगा, N1 आउटकम आएगा। और N1 आउटकम में जो है 20 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। तो अगर एक 100 एक ऐसा आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे तो उसमें N1 आने का चांसेस कितना होगा, N1 आने का जो चांसेस है वो हो जाएगा 30। और ये 30 को जो है इसमें ही मिलेगा 20 रुपए का प्रॉफिट। तो ये 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर। वैसे ही ये 100 में से जो 60 है तो 60 को 18 रुपीज का प्रॉफिट होएगा, तो 60 इंटू 18 करेंगे। और जो तीसरा जो है आउटकम है वो 10% चांसेस है उसका, या 10 आउटकम में जो है N3 आउटकम मिलेगा अपने को, 10 बार जो है N3 आउटकम मिलेगा। और उसमें जो प्रॉफिट है वो है -9, तो -9 यानी कि लॉस करके। तो ये हुआ स्ट्रैटर्जी 1 का। अगर 100 टाइम्स ये स्ट्रैटर्जी 1 अप्लाई किया हुआ है तो ये आउटकम्स मिलेंगे अपने को। लेकिन यहाँ पे जो है 100 टाइम्स नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को कंसिडर करना है कि एक की बार हुआ है करके। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू यानी कि EMV, तो EMV फॉर S1 पकड़ लेते, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका ये वैल्यू हो जाएगा कि 0.3 इंटू 20 प्लस 0.6 इंटू 18 प्लस 0.1 इंटू -9। तो ये पॉइंट प्लस को जो है मैं माइनस कर देता हूँ, 0.1 इंटू 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अभी 0.3 इंटू जो 20 है इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 0.6 इंटू 18, 18 सिक्सा कितना हो जाएगा, 18 सिक्सा हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.8 और लास्ट में आ जाएगा -0.9, क्योंकि 0.1 इंटू 9 जो है ये हो जाएगा -0.9। तो 6 प्लस 10.8 हो जाएगा 16.8, और 16.8 से अगर 0.9 माइनस कर दोगे तो ये पूरे का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 15.9। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू थ्रू स्ट्रैटर्जी 1 जो है वो आया अपने को 15.9। वैसे ही एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फ्रॉम स्ट्रैटर्जी 2 निकालेंगे, तो EMV ऑफ स्ट्रैटर्जी 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 0.3 इंटू 25, 0.6 इंटू 15 और 0.1 इंटू 10। तो अभी 0.3 इंटू 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 7.5, बरोबर ना। और 0.6 इंटू 15 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9, और 0.1 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 7.5 हो जाएगा 17.5। ये समझ में आया कि सेकंड EMV कैसे निकाला करके। तो 25 इंटू 0.3 किया तो 75 आता है, तो 7.5 हो गया। वैसे 0.6 इंटू 15 कर दिया तो 90 आता है, तो 9 लिख दिया। 0.1 इंटू 10 को जो है वैल्यू लिखा 1। तो इसमें से अपने को जो EMV फॉर S2 जो आया वो आया 17.5। अभी वैसे ही EMV फॉर S3 निकालेंगे, तो अभी EMV फॉर S3 जो है इसका वैल्यू आएगा 0.3 इंटू 40। तो 0.3 इंटू 40 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 12, और 0.6 इंटू -10 का जो वैल्यू आ जाएगा तो -6 आ जाएगा, बरोबर। और 0.1 इंटू 12 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा +1.2। तो 12 - 6 जो है, तो 12 - 6 हो जाएगा 6,
और 6 प्लस 1.2 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7.2। तो यहाँ पे अपन ने क्लियरली देख सकते कि EMV S1 से जो है ग्रेटर है EMV S2, और ये दोनों से जो लेस है वो है EMV S3। तो अगर आप ही एक कंपनी हो और आपको जो है पहला स्ट्रेटजी से जो प्रॉफिट है वो 15.9 रुपीज हो रहा है, और सेकंड स्ट्रेटजी से आपको 17 रुपया हो रहा है, 17 के अराउंड कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है, और थर्ड स्ट्रेटजी से आपको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या चूज करोगे? तो आप चूज करोगे S2, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी जो है बेस्ट स्ट्रेटर्जी वो ये होगा कि S2 स्ट्रेटर्जी यूज करना है करके, ठीक है। तो एंड सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटर्जी में आप लोग आंसर लिखोगे S2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी, एंड S2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी विद द एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 17.5, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिख सकते। तो यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से टैकल हो गया। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है वो टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये दिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन करके। तो विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये जब भी दिया रहता है तो उसका ये मतलब होता है कि हर रो का जो है मैक्सिमम लेना है और उसको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि N1 आउटकम के लिए मैं ये स्ट्रेटजी यूज करूंगा, N2 आउटकम के लिए जो है मैं दूसरा स्ट्रेटजी यूज करूंगा, और N3 आउटकम के लिए जो है मैं तीसरा स्ट्रेटजी यूज करूंगा। तो अगर एग्जाम्पल के दौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मैंने क्या बताया था, एक तो बिग बिलियन डेज है और दूसरा जो है वो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो अभी फ्लैगशिप मोबाइल जो है, अगर अमेजोन को पता चल गया कि फ्लैगशिप मोबाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन में बिक रहा है और फ्लिपकार्ट पे नहीं बिक रहा है करके, तो उन लोग जो है वो स्ट्रेटर्जी इधर लगा देंगे, S2 स्ट्रेटर्जी वहां लगा देंगे। और अगर आप लोगों मतलब सैमसंग को पता चल गया कि जो फ्लिपकार्ट है उसमें ए सीरीज और एम सीरीज जो है ज्यादा बिक रहा है, तो S1 स्ट्रेटर्जी वो N2 और N3 आउटकम के लिए लगाएगा। तो वो कंडीशन के बेसिस पे अपने को यहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो EMVPI ऐसा लिखते हैं, EMV एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो EMVPI हुआ, तो इसका जो वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम ऑफ दैट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 0.3, तो 40 इंटू 0.3 आ जाएगा 12, और फिर दूसरा जो है ये हो जाएगा 18 इंटू 0.6, तो 18 इंटू 0.6 जो है ये आता है 10.8। फिर थर्ड जो है 0.1 इंटू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2। तो अभी 10.8 11 12 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। यहां तक जो है आप लोग को सिंपल लग रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है डिसीजन थियरी चैप्टर में से है, तो उसके बाद आप लोग को जो टैकल करने का जो आंसर है वो काफी इजी हो जाता है, और जो मेजर हर्डल रहता है वो यही रहता है कि चैप्टर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है टैकल हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है वो टैकल कर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का ये मतलब होता है कि बेस्ट स्ट्रैटर्जी और परफेक्ट इंफॉर्मेशन का जो वैल्यू है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है करके। तो सिंपल है, तो 24 को जो है 17.5 से माइनस करोगे तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो आएगा वो आ जाएगा 24 माइनस 17.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.5। दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो EMVPI माइनस EMVS2 करोगे तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो है 6.5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये काफी सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है मैं सिर्फ बेसिक्स आप लोग का डेवलप कर रहा हूँ डिसीजन थियरी का, ताकि अपन जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं वो देख लेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी देखते हैं एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जिसमें आप लोग को जो पिछला क्वेश्चन है उसका थोड़ा कंसेप्ट यूज करने में। तो क्या दिया है, सुरेश फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड। तो प्रोबेबिलिटी और डिमांड है, तो दो कीवर्ड जो है अपना आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो है डिसीजन थियरी चैप्टर का होगा, लेकिन अब तक जो है फिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लग्जरी एस फॉलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड जो है वो गिवन है, तो 0.2, 0.4, 0.1, 0.3। ठीक है, तो ये पता चल गया उनको। फिर उसके बाद क्या है, डिमांड फॉर कार ईच डे। तो एक कार का जो डिमांड है वो आएगा 0.2, दो कार का डिमांड जो है वो 0.4, तीन कार का 0.1 और चार कार का जो है उसका डिमांड है 0.3। तो यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। अभी जो है आगे पढ़ते, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार 10 lakhs दिया हुआ है एंड इट कॉस्ट टू सुरेश इज 6 lakh। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि प्रॉफिट का कुछ तो बात हो रहा है करके। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो है प्रॉफिट कितना गेन हुआ है करके। तो प्रॉफिट यहाँ पे से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये दिमाग में रखेंगे और आगे क्वेश्चन क्या है वो पढ़ेंगे। तो आगे क्या दिया है, सुरेश हैज ऑलवेज फॉलोड अ रूल फॉर इनिशियल परचेस 3 करके। तो सुरेश जो बंदा है ये थोड़ा सुपरस्टिशियस वाला बंदा है। तो इसने ज्यादा कभी दिमाग नहीं लगाया, उसने सिर्फ एक चीज किया है कि जब भी कार लूंगा तो तीन तीन कार लूंगा करके। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि सुरेश जो है ये कोई डिसीजन थियरी नहीं यूज कर रहा है, ना कि वो कोई ऑप्टिमम स्ट्रेटर्जी यूज कर रहा है। वो सिर्फ हमेशा एक थंब रूल यूज कर रहा है और बोल रहा है कि तीन गाड़ी मैं खरीदते रहूंगा हर दिन। और अभी तीन गाड़ी में जो है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने को चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहां तक जो है परचेस 3 तक जो है आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अभी आगे का पढ़ते। तो आगे क्या बताया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट यानी कि ईएमवी, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू का मैंने यही मतलब बताया था कि वो जो होता है वो होता है डेली प्रॉफिट करके। तो एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट बताया, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ईएमवी फाइंड आउट करना है। तो अपना जो श्योरिटी हुआ कि ये डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन थियरी का जो चैप्टर है ये 98 to 100% हो गया। तो अभी क्या बताया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट अंडर द डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल भी दिया तो 100% अपने को पता चला कि ये डिसीजन थियरी का चैप्टर है करके। ऑफ बाइंग 3 ईच मॉर्निंग, if fees for perfect information is 1 lakh, calculate the expected monetary value of the venture with perfect information। तो EMVPI भी अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अपने को डेटा दिया है और EMVPI देना है, निकालना है। ये अपने को समझ में आया। और उसके साथ साथ अपने को ये भी चेक करना है कि जो परचेस 3 कर रहा है वो एक ऑप्टिमम या फिर बेस्ट डिसीजन है कि नहीं, ये भी अपने को क्रॉस वेरीफाई। तो ये रहा क्वेश्चन का आप लोगों का ब्रीफिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसके बेसिस पे जो है अपन टैकल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो अभी सॉल्यूशन में अपने को पहला चीज जो है वो ये पता है कि यहाँ पे सुरेश जो है गाड़ी खरीद रहा है और फिर बेच रहा है। ठीक है, तो सुरेश गाड़ी खरीद रहा है, तो गाड़ी खरीदने का स्ट्रेटर्जी होगा उसका। और ये बताया कि ऑलवेज फॉलोड द रूल फॉर इनिशियल परचेस 3 करके। तो वो जो गाड़ी खरीदने का जो स्ट्रेटर्जी है वो हमेशा तीन गाड़ी खरीदने का ही स्ट्रेटर्जी लगाता है। तो अपन सिर्फ ये नहीं रखेंगे, अपन और भी स्ट्रेटर्जी देंगे जो है S1, S2, S3, S4। तो S1, S2, S3, S4 ये हो गया कि 22 कार। ठीक है, S1 यानी कि एक कार खरीद रहा है, यहां पे मैं बाई लिखता हूं। तो बाई, तो S1 हुआ स्ट्रेटर्जी टू बाय 1 कार और S2 हुआ टू बाय 2 कार,
S3 3 कार और S4 जो है 4 कार के लिए। तो यहां तक समझ में आया। और N1 N2 N3 N4 जो है वो हो जाएगा सेलिंग यानी कि डिमांड फॉर 1 2 3 4 का। तो ये N1 N2 N3 N4, तो ये जो होगा ये होगा डिमांड टू बाय 1 कार 2 कार 3 कार और 4 कार। तो अभी अपने पास जो है स्ट्रैटर्जी है, एक कार खरीद के एक कार बेचेगा, एक कार खरीद के दो कार बेचेगा। तो जब सॉरी, तो अगर जब डिमांड 2 होगा तो कभी वो दो कार बेच पाएगा क्या उसके पास जब एक कार है? नहीं ना। तो ये भी जो वैल्यू है ये अपने को एक पे ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पे ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। तो पे ऑफ टेबल क्या है मैंने बताया था, पे ऑफ यानी कि जो प्रॉफिट मिलता है उसका एक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जहां पे अपन जो कॉलम में है वहां पे स्ट्रैटर्जी लिखेंगे, कॉलम नहीं सॉरी रो पे जो है वहां पे स्ट्रैटर्जी लिखेंगे 4, और कॉलम का जो नेमिंग रहेगा वो हो जाएगा डिमांड का वैल्यू। और उसके साथ साथ जो है एक पे ऑफ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो पे ऑफ टेबल बनेगा फिर उसके बाद जो है इजीली अपने को एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू बनाना हो जाएगा, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही किए थे। तो एक बार टेबल बन गया तो ये पूरा क्वेश्चन जो है बाय हाथ का खेल हो जाएगा। तो जल्दी से कोशिश करते हैं और बनाते हैं वो पे ऑफ टेबल। अभी जो है यहाँ पे मैंने एक टेबल लाया है और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा N1 N2 N3 और N4। ठीक है, तो ये डिमांड हो गया। और वैसे ही यहाँ पे जो मैं लिखूंगा जो है स्ट्रैटर्जी S1 S2 S3 और S4। तो या मैंने जो रो पे है वहां पे मैंने स्ट्रैटर्जी लिखा और जो कॉलम पे है वहां पे डिमांड लिख दी। अभी अपन फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा करके। तो अभी प्रॉफिट कैसे दिया हुआ है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज 10 लाख। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 10 लाख रुपीस है एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो है 4 लाख 6 लाख। तो कॉस्ट प्राइस 6 लाख है, सेलिंग प्राइस 10 लाख है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख माइनस 6 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख माइनस 6 लाख जो है प्रॉफिट हो जाएगा पर कार। प्रॉफिट पर कार ये हो जाएगा 4 लाख का। ठीक है, अभी ये पूरा टेबल में जो भी वैल्यू है मैं ये लिख दूंगा कि लैक्स में करके। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ जो है उसका इंटीजर वैल्यू लिखना पड़ेगा। अभी जो है अपन लॉजिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसने जो है एक कार खरीदा। ठीक है, तो उसने एक कार खरीदा और एक कार बेचा। अभी S1 मतलब क्या हुआ, उसने बाय किया एक कार, सुरेश ने एक कार खरीदा। और N1 मतलब क्या हुआ कि उसने एक कार बेचा। तो जब एक कार खरीद के एक कार बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना होएगा? उसको प्रॉफिट होएगा एक कार का जो है 4 लाख। बरोबर, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी उसके पास एक कार उसने खरीदा और दो का डिमांड आया मार्केट। तो डिमांड मार्केट में दो का आया लेकिन वो बेच तो एक ही सकता है ना, वो दो तो बेच नहीं पाएगा कभी, क्योंकि उसके पास कार ही खुद एक है। तो वो एक ही कार बेचेगा। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख का हो जाएगा। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, ये मैं फिर से एक और बार बताता हूँ तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सुरेश जो है एक ही कार खरीदा लेकिन मार्केट में जो डिमांड है वो दो कार का है। तो अभी दो कार का डिमांड होने दो, लेकिन सुरेश के पास एक ही कार है तो वो एक कार बेचेगा और उसके बाद वो दुकान बंद कर देगा। तो उसको एक कार पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 4 लाख का मिल। तो यहाँ पे अगर दो कार का डिमांड हो या तीन कार का डिमांड हो, सुरेश एक ही कार बेच पाएगा और उसका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख ले लेगा और उससे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता। तो ये समझ में आया कि स्ट्रैटर्जी 1 का जो पे ऑफ है यानी कि जो प्रॉफिट है वो कैसे लिख लिया अपन ने करके। ठीक है, तो वैसे ही तो एक अटेम्प्ट करके देखो कि जो S2 है यानी कि दो कार खरीदने का जो ये है जो स्ट्रैटर्जी है उसमें क्या क्या प्रॉफिट आएगा करके। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दो और अगर नहीं आएगा तो साथ में तो जरूर सॉल्व कर। तो अभी दो कार खरीदा है। ठीक है, तो दो कार है तो सुरेश का जो कॉस्ट इंकर हुआ
वो 2 कार का हो गया, तो 2 कार का यानी कि एक कार को 6 लाख लगा, तो 2 कार को लगेगा 12 लाख। तो 12 लाख उसको कॉस्ट लग गया। और अगर उसने 2 कार बेचा समझो, तो दोनों के दोनों कार बेच दिया, तो दोनों कार बेचने को उसको कितना मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। ठीक है ना। तो 12 लाख उसको खरीदने में पैसा लगा और 20 लाख उसने बेचने से कमाया। तो इसमें उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 - 12। तो 20 - 12 यानी कि 8 लाख का जो है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी 2 अप्लाई करके उसको जो प्रॉफिट है वो 8 लाख का हो गया, जब 2 कार खरीद के 2 कार का बेचा भी हो। ठीक है, 2 कार उसने बाय किया और डिमांड भी 2 कार का था। अभी 2 कार उसने खरीदा और डिमांड 3 कार का रहेगा, तो भी उसको 8 लाख का तो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसके पास जो भी कितने भी कार थे वो तो वो बेच ही देगा ना। सिंपल, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो मैं यही एक आप लोग को जो है पैटर्न आइडेंटिफाई करवाने बता रहा हूँ कि ये जो डायगोनल वैल्यू है, इसके जो भी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा या फिर रिकरिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख है, तो यहाँ पे भी 8 लाख आएगा और यहाँ पे भी जो है 8 लाख। अभी S3 है, तो S3 यानी कि क्या हुआ, 3 कार खरीदा उसने। अभी 3 कार खरीदा और 3 कार बेचा, तो 3 कार खरीदा तो उसको कॉस्ट इनकर हो जाएगा 18 लाख, क्योंकि 6 लाख इंटू 3 18 लाख हो जाएगा। और उसको जो जो सेलिंग प्राइस से जो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 लाख। तो 30 - 18 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 हुआ तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो आप एक और चीज देख सकते हो कि जो फर्स्ट रो से सेकंड रो जाता है तो मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल्स हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। तो आप लोग सबने तो सीईटी क्रैक ही किया, तो आप लोग को पता हो जाएगा जो फोर्थ वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का। तो ये हुआ डायगोनल के राइट साइड का वैल्यू। अभी डायगोनल के लेफ्ट साइड में भी निकालना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा बच्चे लोग जो है गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि कैसे वैल्यू निकालना है। तो अभी पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या पूछा है करके। अभी जो सुरेश है उसने 2 गाड़ी खरीद लिया, तो 2 गाड़ी खरीदा, तो उसका जो है जो कॉस्ट इंकर्ड कितना होगा, 2 गाड़ी खरीदने का उसका हो जाएगा कॉस्ट इंकर्ड 12 लाख। अभी उसमें से उसने एक ही कार बेच पाया, तो एक कार बेच पाया तो वो 10 लाख का जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10 लाख और कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो हुआ 12 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस से ये पता चला कि जब वो 2 गाड़ी खरीदता है और एक ही गाड़ी बेचता है, तो इसमें जो होता है वो उसको -2 लाख का जो है नुकसान पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहिए तो एक और बार बताता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जो है विजुअलाइज करके बता रहा हूँ कि कैसे अपने को फाइंड आउट करना है करके। ठीक है, तो अभी सुरेश ने 2 गाड़ी खरीदा, लेकिन मार्केट में जो डिमांड था वो एक ही गाड़ी का था। तो सुरेश के पास समझो कि 10 लाख के अराउंड के कोई भी एक गाड़ी समझ लो कि दो उसके पास स्विफ्ट डिजायर है वगैरह। तो 2 स्विफ्ट डिजायर है उसके पास, और वो उसमें से एक ही बेच पाया। ठीक है, तो उसने 12 लाख जो है उसने खुद के जेब में से डाला, और उसको जब रिटर्न में मिला सिर्फ 10 लाख मिला, तो उसका 2 लाख का जो है नुकसान हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 लाख। तो अगर ये समझ में आया तो S3N1 जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का देखो कि S3N1 का क्या वैल्यू आएगा कर। तो अभी उसके पास 3 गाड़ी खरीदा उसने, तो 3 गाड़ी खरीदा, तो उसका कॉस्ट इंकर्ड कितना होगा, 18 लाख। ठीक है, तो 3 गाड़ी खरीदा तो कॉस्ट इंकर्ड होगा 18 लाख, और उसमें से एक ही बेचा, तो उसका पूरा नुकसान जो होगा वो हो जाएगा -8 का। ठीक है, ये समझ में आया। और अभी 3 गाड़ी में से अगर उससे 2 गाड़ी बेचा तो कितना हो जाएगा, 18 लाख उसने बाई करने पे लगाया, और 20 लाख जो है उसको सेल करके प्रॉफिट मिल गया। तो 20 - 18 जो है ये आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट ही हुआ। अभी S4N1 S4N2 और S4N3 का भी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो अभी उसने 4 गाड़ी खरीदा समझो, तो 4 गाड़ी खरीदा तो 6 4 24,
तो 24 उसने जेब से डाला और N1 यानी कि 10 लाख का उसने सेल किया, तो -14 lakhs का इधर लॉस हुआ। अभी जो है इसने 24 lakhs उसने जेब में से डाला और 20 lakhs उसको रिटर्न मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो यहाँ पे भी अगर आप एक ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे तो वो ये है कि यहाँ से यहाँ जब जाते हो तो 10 lakhs का जो है प्रॉफिट होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे तो 10 lakhs का हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गया तो भी 10 lakhs का हो गया। और वैसे ही S2 से N2 गए तो भी 10 लाख हो गया, बरोबर। अभी S4 N3, तो S4 N3 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 24 × 30 तो 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जो है 10 लाख का जो है आप लोग जंप लगा दो। ठीक है, तो -4 से 10 लाख का जंप किया तो -14 से हुआ -4, -4 से हुआ +6। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गए तो फिर और 10 लाख का जंप हो गया और हो गया 16 lakhs का प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को पूरा पे ऑफ टेबल यानी कि पीटी टेबल जो है पूरा आपको अच्छे से समझा। तो अगर ये एक बार टेबल बन गया तो इसके बाद जो है आप लोग ईएमवी तो निकाल ही सकते हो। तो जल्दी से ईएमवी निकालते हैं और ये वाला क्वेश्चन को पूरी तरीके से टैकल कर। अभी तो फिर ईएमवी S1 निकालते हैं। ठीक है, तो ईएमवी ऑफ S1 स्ट्रेटर्जी। ठीक है, तो ये निकालेंगे। तो ईएमवी ऑफ S1 क्या हो जाएगा कि 4 × N1, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी प्रोबेबिलिटी है वो भी लिखना पड़ेगा। तो N1 का जो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 0.2, N2 का जो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 0.4, N3 का प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 हो जाएगा, और N4 का प्रोबेबिलिटी जो गिवन है 0.3 होगा। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ से लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन में ही गिवन है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वही वैल्यू मैंने इधर लिख दिया। अभी क्या करना है, 0.2 × 4, तो 0.2 × 4 क्या हो जाएगा। तो देखो सब जगह 4 है तो मैं 4 को जो है ब्रैकेट में ले लूंगा, और 0.2 + 0.4 हो जाएगा 0.6, 0.6 + 0.1 तो 0.7 हो जाएगा, और 0.7 + 0.3 हो जाएगा 1। तो 4 × 1 जो है ये हो जाएगा 4। तो 4 lakhs का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये मैंने बताया कि जो पूरा पे ऑफ टेबल जो है वो लैक्स में दिया गया। तो ईएमवी S1 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 4 लाख। अभी ईएमवी S2 निकालेंगे। ठीक है, मैं मैक्सिमम कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन जो है ओरली सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग जो है जब भी एग्जाम में लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप सारा लिखना। मैं ये सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है कंसेप्ट समझ में। तो -2 × 0.2 तो -0.4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 8 × 0.4, तो 8 × 0.4 जो है वैल्यू आ जाएगा 3.2। या फिर आप लोग जो है 8 को एक कॉमन ब्रैकेट में ले लेते हो, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 0.4 + 0.1 + 0.3, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 3, तो ये हो जाएगा 0.8। तो 8 8 सा 64, 64 -0.4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है आप लोग ये खुद से कर सकते हो। अभी थर्ड वाला जो ईएमवी निकालेंगे, ईएमवी ऑफ S3 स्ट्रेटर्जी। ठीक है, तो ईएमवी ऑफ S3 स्ट्रेटर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन 12 कॉमन ले सकते हैं। तो 12 इंटू जो ब्रैकेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4 का। ठीक है, वो आया। फिर 2 × 0.4 तो ये हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे जो आएगा -8 × 0.2 तो ये आ जाएगा -1.6। अभी 12 फोर्जा कितना हो गया, 12 फोर्जा हो गया 48, 48 + 8 56 हुआ। 56 -16 करोगे तो ये पूरे का जो ईएमवी S3 का जो वैल्यू आ जाएगा ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, 56 -16 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 4। तो ईएमवी S3 भी समझ में आया। तो इसके साथ साथ फाइनल ईएमवी निकालते हैं, तो ईएमवी S4, तो EMV S4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 × 0.2, तो -14 × 0.2 का वैल्यू जो आएगा -2.8, -4 × 0.4 तो -1.6,
फिर 6 इंटू 0.1 तो 0.6 हो जाएगा, और 16 इंटू 3 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 4.8। 16 थ्रीजा जो है 48 है, तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा -2.8 -1 तो -3.8 प्लस 4.8, तो इसका पूरा जो वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ईएमवी है सारा स्ट्रेटजी का निकल गया। तो अभी सारा स्ट्रेटजी का निकल गया तो अपन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि स्ट्रेटजी 2 बेस्ट था। तो स्ट्रेटजी 2 क्या बोलता है कि दो गाड़ी परचेस किया और वो बेचा होगा, तो उसको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता था, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का मिलता था, वो रहता था 6 लाख का। बरोबर, तो 6 लाख का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया होता। तो उसका जो थंब रूल है, जो थंब रूल था परचेस 3 का, वो मतलब जो सुरेश बंदा है वो गधा है, और वो परचेस 3 कभी नहीं करना चाहिए था, उल्टा वो जो है परचेस 2 करना चाहिए था, और दो गाड़ी कभी भी वो खरीद लिया होता तो उसको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता था, जो है 6 लाख का। ठीक है, तो अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टैकल हो चुका है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नहीं बताया कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बताया कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट अंडर द डिसीजन रूल ऑफ बाइंग 3। तो 3 कार का जो बाई कर रहा है उसका ये निकालना है ईएमवी वैल्यू। तो ईएमवी S3 जो है यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, और वो ही क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट है। अभी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है ईएमवी पीआई ढूंढना है। तो ईएमवी पीआई यानी कि क्या है, मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, सारे जो कॉलम का जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल। तो फर्स्ट कॉलम से 4 आ जाएगा, मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से 0.4 आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से 8 आ जाएगा, थर्ड कॉलम से 12 आ जाएगा, और फोर्थ कॉलम से जो है 16 आ जाएगा। तो इसको करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 0.2 करेंगे तो 4 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.8, और 8 इंटू 0.4 करेंगे तो 3.2, 12 इंटू 0.1 करेंगे तो 1.2, और 16 इंटू 0.3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.8। अब ये चारों का एडिशन करना है, तो 4.8 प्लस 0.8 हो जाएगा 5.6, 5.6 प्लस 1.2 तो 6.8, 6.8 प्लस 3.2 ये हो जाएगा टोटल 10। तो ईएमवी पीआई यानी कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो हो जाएगा 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और उसमें से जो है आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कराया था वो पूछा है, तो वैल्यू ऑफ पीआई, तो वीपीआई निकालना है। तो 10 - 6 जो है वो आ जाएगा वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो आएगा 10 - 6 यानी कि 4 लाख। ठीक है, ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया, ये मैंने इसीलिए फाइंड आउट किया कि वीपीआई जो है क्वेश्चन में गिवन है द फीस फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो फीस फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि वैल्यू फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो वैल्यू फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये वाले जो सुरेश जो बंदा है उसको 1 लाख में मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल है वो 4 लाख से। तो अपने को थेरोटिकली 4 लाख मिला, लेकिन उसको इन पर्सन जो है वो 1 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो वो ये 1 लाख जो है वो यूज करना चाहिए, बरोबर ना। तो जब भी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए वो वीपीआई 1 यूज करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन थियरी चैप्टर का डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क जो है, तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड मेकिंग अंडर रिस्क, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। और ये डिसीजन मेकिंग का जो है पार्ट 1 है, और वैसे ही मैं पार्ट 2 लाऊंगा जहां पे अपन टैकल करेंगे अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस पे।
जहाँ पे अपने को 4 अलग-अलग मेथोडोलॉजी करना पड़ेगा, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, फिर वो जो अल्फा वाला एक होता है, और फिर लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा लैप्लेस क्राइटेरिया। तो ऐसे 4 मेथोडोलॉजी पे जो है वो टैकल करेंगे। तो वो एक पार्ट 2 में मैं निकालता हूँ। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।